आज का हमारा टॉपिक है विवेकानंद के राजनीतिक विचार। विवेकानंद मूलतः राजनीतिक विचारक नहीं थे। इस कारण उन्होंने राज्य से संबंधित धारणाओं या व्यवस्थाओं का विवेचन नहीं किया। यद्यपि वे ये स्वीकार करते हैं कि उज्ज्वल राजनीतिक प्रश्नों की अवहेलना करके केवल आध्यात्मिक साधना का मार्ग कल्याणप्रद नहीं माना जा सकता। उनके चिंतन में राज्य के स्वरूप, स्वतंत्रता, समानता, राजनीति के प्रयोजन आदि से संबंध में स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। राज्य का प्रयोजन और स्वरूप। राज्य के स्वरूप के संबंध में विवेकानंद के दृष्टिकोण को उदारवादी या समाजवादी वर्गीकरण में नहीं बांधा जा सकता। वे राज्य को एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्वीकार करते थे जो मनुष्य के नैतिक व्यक्तित्व का दमन किए बिना उसके लौकिक जीवन की असुविधाएं समाप्त करे, साथ ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग की बाधाओं को भी दूर करे। इस प्रकार उन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी आदर्श और मानव की स्वतंत्रता के मध्य समन्वय पर बल दिया। वे जनता के कल्याण के नाम पर राज्य के सर्वाधिकार या निरंकुश स्वरूप का समर्थन नहीं करते थे। साथ ही वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य की अहस्ताक्षरवादी धारणा को भी उचित नहीं मानते। व्यक्ति की स्वतंत्रता। विवेकानंद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की गरिमा को महत्वपूर्ण माना, परंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता की उनकी धारणा नकारात्मक पाश्चात्य धारणा के समरूप नहीं है। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर समस्त प्रकार के बंधनों का अभाव हो। विवेकानंद व्यक्ति की स्वतंत्रता की सकारात्मक व्याख्या करते हुए इसे ऐसी परिस्थितियों की उपलब्धता के रूप में स्वीकार करते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं को तथा स्वयं के लक्ष्य को पहचान सके एवं उसे प्राप्त करने में समर्थ हो सके। विवेकानंद के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी आध्यात्मिक प्रगति की एक अनिवार्य शर्त है। इस प्रकार वे व्यक्ति को माया और बंधनों के प्रलोभन से तो मुक्त करना ही चाहते थे, व्यवहारिक संदर्भ में भी व्यक्ति के आचरण और विचार की स्वतंत्रता दिए जाने की प्रबल समर्थक थे। इस दृष्टि से उन्होंने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का समर्थन किया। उनका मत था कि मनुष्य को ऐसी रीति से उसकी इच्छा अनुसार उसके शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि उससे दूसरे को कोई हानि न पहुंचे और समाज के अन्य सदस्यों के संपत्ति, शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने के अवसर बाधित न हो। उसका प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समुदाय के हित के मध्य टकराव की संभावना नहीं है। उनके अनुसार व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरे के हितों की पूर्ति और उनके उत्थान में सहायता के लिए किया जाना स्वयं उसकी नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग खोल देता है। इस दृष्टि से वह मनुष्य की नैतिक क्षमताओं पर किसी भी प्रकार के बाह्य प्रतिबंध के पक्ष में नहीं थे। उनके शब्दों में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उसकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वह हानिकारक है और उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। विवेकानंद समानता के विचार के प्रबल उद्घोषक थे, किंतु वे स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे।
अतः वे समानता और सामाजिक सुधारों के नाम पर व्यक्ति के व्यक्तित्व और विचारों पर बाहरी प्रतिबंध लगाए जाने का घोर विरोध करते थे। उन्होंने ऐसी संस्थाओं को अनैतिक और विनाशकारी माना जो व्यक्ति के स्वतंत्र विचार या क्रम पर प्रतिबंध लगाए। उनके विचार और कार्यों की स्वतंत्रता को जीवन की उन्नति का सर्वोपरि साधन माना तथा ये घोषित किया कि जहाँ एक स्वतंत्रता नहीं है वहाँ व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र की उन्नति संभव ही नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति विवेकानंद की उत्कृष्ट आग्रह ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति उनका आग्रह भी अंतर्निहित है। उन्होंने भारतीयों को आह्वान किया कि वे अपने समस्त नैतिक और बौद्धिक शक्तियों को राष्ट्र के सारे बंधनों से मुक्त करने में लगा दें। अधिकारों के साथ कर्तव्य पर भी बल। मानव की स्वतंत्रता का घोर समर्थन होने के कारण विवेकानंद ने राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण दिया जाना आवश्यक माना, किंतु इन्होंने ये स्पष्ट किया कि कर्तव्य पालन की भावना ही अधिकारों को सार्थक बनाती है। उन्होंने भारत की अवनति के लिए इस बात को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना कि भारतीयों में विगत कुछ शताब्दियों के दौरान कर्तव्य पालन और अनुशासन की भावना का ह्रास हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रयोग का नैतिक औचित्य उन्हीं के लिए है जो अनुशासन का महत्व जानते हो, साथ ही व्यक्ति के हित में आज्ञाकारिता के भाव को भी धारण कर सकते हो। उनका कथन था कि हर एक व्यक्ति हुकूमत जताना चाहता है पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पहले आदेश पालन करना सीखो, आदेश देना फिर स्वयं आ जाएगा। व्यक्ति की गरिमा और मानवता। विवेकानंद के चिंतन का मूल स्वर मानवतावादी है। उनकी व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व और मानव की असीम क्षमताओं में गहरी आस्था थी। वे व्यक्ति की गरिमा को सर्वोपरि महत्व देते थे तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाध्यकारी नियंत्रणों के विरुद्ध थे। उनकी ये दृढ़ धारणा थी कि मनुष्य में बड़े से बड़े परिवर्तन लाने और भीषण से भीषण विकृतियों का उन्मूलन करने की असीम क्षमता है। उनका मत था कि मानवीय क्षमताओं में विश्वास किसी भी दैवीय शक्ति में विश्वास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। उनका कथन था कि यदि 33 करोड़ पौराणिक देवताओं पर विश्वास हो किंतु मनुष्य को स्वयं पर विश्वास न हो तो उसका कल्याण संभव ही नहीं। उन्होंने अपेक्षा की कि मनुष्य अपनी क्षमताओं को पहचाने, यही ईश्वर के प्रति उनकी आस्था का भी मापदंड है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक बनाने की बजाय वे आत्मविश्वास नहीं रखने वाले व्यक्ति को ही नास्तिक अनैतिक उचित समझेंगे। मानव मात्र का कल्याण उनके अनुसार किसी भी संस्था या व्यक्ति के औचित्य का अंतिम मापदंड है। उनके अनुसार केवल मनुष्य का कल्याण करना तथा उसके व्यक्तित्व की दिव्यता को चिरात करना ही आदर्श है। यही उनके अनुसार राज्य तथा अन्य किसी भी संस्था के औचित्य का अंतिम मापदंड भी है। उन्होंने ईश्वरीय भाव से मनुष्य की सेवा को नैतिक और व्यवहारिक दृष्टि से ही नहीं अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वोपरि लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया। निर्भयता का संदेश। निर्भयता का संदेश विवेकानंद के राजनीतिक चिंतन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। उन्होंने भारतीय जनता को निर्भयता और आत्मविश्वास का संदेश दिया ताकि वह हीनता के भाव से मुक्त होकर अपने खोए हुए आत्मगौरव और शक्ति को पुनः अर्जित कर सके। विवेकानंद ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सीधे संघर्ष में भाग नहीं लेकर भी निर्भयता के आह्वान के माध्यम से व्यवहार में उस ब्रिटिश सत्ता के विरोध भी विद्रोह का आह्वान किया जिसने कि भारतीय जनता को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दासता के बंधन में जकड़ रखा था। उन्होंने सन्यासी का गीत नामक कविता में भारतीयों से निर्भरतापूर्वक समस्त बंधनों को तोड़ डालने की अपेक्षा की। उन्हें उनकी दासता की दारुण स्थिति का बोध कराया
तथा ये विश्वास भी दिलाया कि भारतीय जनता निर्भीक बनकर और शक्ति अर्जित करके स्वतंत्रता को अर्जित कर सकती है। उन्होंने भारतीय जनता को शक्ति अर्जित करने का संदेश दिया। शक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने यहाँ तक घोषणा की कि मेरे धर्म का सारा शक्ति है और धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं। चाहे वह उपनिषद का धर्म हो, चाहे गीता का हो अथवा भागवत का। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना और आदर्श शासन का स्वरूप। विवेकानंद ने राज्य और लोकतंत्र की पश्चिमी धारणा की आलोचना की। राज्य और लोकतंत्र पश्चिमी दृष्टिकोण के प्रति उनकी आलोचना के कई कारण थे। पश्चिमी में लोक कल्याणकारी राज्य के विपरीत राज्य के संबंध में अहस्तक्षेपकारी धारणा प्रचलित है। राज्य के प्रति इस दृष्टिकोण से विवेकानंद सहमत नहीं। पश्चिमी दृष्टिकोण में राज्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण निकाय माना गया तथा व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य को एकमात्र उत्तरदायी संस्था मान लिया गया। इस प्रकार लोक कल्याणकारी कार्य के नाम पर राज्य अपने अधिकारों की परिधि में विस्तार कर लेता है तथा व्यक्ति के अधिकारों के अतिक्रमण का प्रयास करता है। राज्य और व्यक्ति के मध्य एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। टकराव की इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने में सफल हो जाता है तथा व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कुंठित होती है। अन्य स्वाभाविक समुदाय के महत्व और भूमिका का भी क्षय होता है। राज्य के पश्चिम में प्रचलित व्यक्तिवादी सिद्धांत में राज्य की गतिविधियों को सीमित रखे जाने पर बल दिया जाता है तथा व्यक्ति के जीवन में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की वकालत की जाती है। फलतः अस्थिरकारी राज्य की धारणा उत्पन्न होती है। इस स्थिति में व्यक्ति के अधिकार पर बल दिया जाता है व कर्तव्य की उपेक्षा की जाती है। व्यक्तिगत आचरण में समुदाय के हितों के प्रति अवहेलना का भाव आता है तथा व्यक्ति और समुदाय को परस्पर टकरावपूर्ण इकाई मान लिया जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति तथा समुदाय के मध्य टकराव की कल्पना भी की जाती है। विवेकानंद ने पश्चिमी लोकतंत्र की कार्य प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी लोकतांत्रिक संस्था जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा तो करती है किंतु वे जनता के हितों के प्रति समर्पित नहीं रह पाती। उन्होंने उन पर उच्च और प्रभावशाली वर्ग का ही अनंत प्रभाव जमा लेते हैं। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र के विधि के शासन के विचार को भी मानव की गरिमा के संरक्षण के लिए प्रभावशाली नहीं माना। उन्होंने आपेक्ष किया कि ये सिद्धांत भी अंत में कानून की कठोरता और तकनीकी व्याख्याओं के अधीन हो जाता है। मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कानून का निर्माण किए जाने के बजाय मनुष्य की स्वतंत्रता और उनकी आवश्यकताओं की व्याख्या रूढ़ कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप की जाने लगती है। मनुष्य की स्वतंत्रता और गरिमा दोनों का अपहरण हो जाता है। इस कथन में प्रत्येक देश में एक ही नियम है, वह यह कि थोड़े से शक्तिशाली मनुष्य जो करते हैं वही होता है, बाकी लोग केवल भेड़िया दसान का ही अनुसरण करते हैं। विवेकानंद ने राज्य के संबंध में प्राचीन भारतीय चिंतन के व्यक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में धर्म पर आधारित आत्मशुद्धि को लक्ष्य माना गया। इस प्रकार शासन और प्रजा के अधिकारों पर बल देने के बजाय उन्होंने कर्तव्य को ही राज्य व्यवस्था का आधार बनाया। राजनीति को शासन के अर्थ में राजधर्म कहा गया तथा व्यक्ति के संदर्भ में इसे प्रजाधर्म कहा गया। राजधर्म और प्रजाधर्म दोनों को ही सशक्त आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित माना गया। विवेकानंद का मत है कि राजनीति की भारतीय परंपरा में व्यक्ति और शासन दोनों के कर्तव्य पर बल दिए जाने तथा धर्म के प्रभाव के कारण व्यक्ति और समुदाय के मध्य टकराव की संभावना ही नहीं हो सकती। धर्म के प्रभाव के रहते व्यक्ति समुदाय के हित में अपना हित ढूंढने के लिए प्रेरित हो जाता है। व्यक्ति इस प्रकार उसके लिए अपनी अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग खुलता है।
विवेकानंद ने राज्य के विषय में प्राचीन दृष्टिकोण के आधार पर राज्य के स्वरूप का केवल दार्शनिक और सैद्धांतिक विवेचन ही नहीं किया, अपितु आधुनिक समय में राज्य के जन कल्याणकारी प्रयोजनों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इतिहास के विपरीत चरणों के क्रम में समाज के 4 वर्ग, जिन्हें भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ग के रूप में अंकित किया, पुरोहित, सैनिक, व्यापारी, शूद्र, बारी बारी से राज्य करते हैं। उनके अनुसार इतिहास के वर्तमान चरण तक पुरोहित, सैनिक व व्यापारी राज्य कर चुके हैं, अतः उनके अनुसार अब शूद्रों का राज्य आएगा। उन्होंने कहा कि उस राज्य का अच्छा पक्ष यह होगा कि इसके भौतिक सुख के समान वितरण पर बल दिया जाए, किंतु उन्होंने हानि ये होगी कि सभ्यता का स्तर गिर जाएगा तथा व्यवस्था में असामान्य प्रतिभा वाले व्यक्ति कम होते जाएंगे। विवेकानंद ने एक ऐसे आदर्श राज्य की परिकल्पना की जिसमें इन 4 प्रकार के राज्य के गुणों को अपनाए रखते हुए उनके दोषों का निराकरण कर दिया जाए। उन्होंने माना कि ऐसे राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्व काल का प्रचुर भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके, उनके दोषों का त्याग किया जा सके, वह आदर्श राज्य होगा। विवेकानंद ने आधुनिक राज्य की पद्धतियों के अनेक रूपों में से अन्य पद्धतियों की तुलना में प्रजातंत्र का समर्थन किया, किंतु उनके अनेक सुधार किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। राज्य का मत है कि प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि शासन के कार्यों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो। जनता अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हो, शासन की शक्तियों का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण हो, व्यक्ति समुदाय के हित के प्रति संवेदनशील हो, राज्य व्यक्ति के जीवन पर हावी होने का प्रयास नहीं करे तथा जनप्रतिनिधि सेवा की भावना से कार्य करे। धन्यवाद।